सर, जैसे पहले नगर निगम और सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर मलेरिया और डेंगू के मच्छरों की जांच करते थे। अब संक्रमण के चलते कोरोना को देखते हुए संभव नहीं है इस तरह से। तो क्या इस बार मलेरिया और डेंगू का प्रकोप पिछले सालों से ज़्यादा होगा? डेंगू और मलेरिया का प्रकोप कम करने के लिए जरूरत है जन जागरूकता की। इसमें भागीदारी आम आदमी की होना जरूरी है। क्या यह जरूरी है कि नगर निगम के लोग आके तभी आप सचेत होंगे? क्या तभी आप अपने कूलर में पानी भरने से रोकेंगे या नाली को साफ करवाएंगे? जरूरत इस बात की है कि इसमें भागीदारी जो है आम आदमी की होना जरूरी है। और कोरोना की वजह से हम जानते हैं जो बाकी एंसिलरी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें वैक्सीनेशन था, टीबी थी, कैंसर था, उसने सबने सफर किया है। उसने बहुत एक भारी टॉल, जब कोरोना खत्म होगा, अगर खत्म होता है तो हम तब देखेंगे कि हमें कैंसर से, टीबी से, वैक्सीनेशन से और ये जो बाकी बीमारियों के लिए सरकारी स्कीम्स चल रही थी, हमें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था को, हेल्थ व्यवस्था को कोरोना ने चरमरा दिया है। उसने सारे एम्प्लॉइज को सिर्फ कोरोना और कोरोना के प्रति डाइवर्ट कर दिया है। तो जरूरत है हर एक प्रदेश के हर एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाने की कि वो मलेरिया और डेंगू के मच्छरों को पालने के लिए जो पानी स्टैसिस होता है उसको बचाए। और जरूरत इस बात की भी है कि प्रशासन सचेत हो, प्रशासन एग्रेसिव हो, ताकि मच्छर और मक्खी ना पैदा हो। जिन मोहल्लों में जहां पे भी वाटर स्टैसिस होता है बारिश की वजह से, उसको जल्द से जल्द निवारण करके इस भयंकर बीमारी को आने से रोकें, सो दैट हम कोरोना को और मलेरिया और डेंगू की दोहरी मार से लोगों को बचा पाए। दिल्ली में पहले से ही स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे में अगर बेड, आईसीयू खाली रहते हैं तो इसका कितना बुरा असर पड़ेगा? कितने लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे कोरोना के अलावा, जैसे किडनी, हार्ट, कैंसर, ईटीसी? ये हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि कोरोना युग में और कोरोना से भयभीत होके हमें जो बाकी सर्विसेज है, भले ही वो कैंसर की सर्विसेज हो, भले ही वो किडनी, हार्ट और लिवर की अन्य बीमारियों की व्यवस्था देने की सुविधा हो, उसको बंद नहीं करना चाहिए। हम ये जानते हैं जिस प्रकार से डेटा आ रहा है, यूके का डेटा ये कहता है कि 40% लोग लंग कैंसर के या तो डिलेड तरीके से पाए जाएंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेज 1 से स्टेज 4 में प्रोग्रेस कर जाएंगे। यह भी जानना आवश्यक है कि ये कैंसर, कोरोना के विश्व युग में कैंसर नहीं रुकेगा, कैंसर निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। अब जरूरत है चरणबद्ध तरीके से जो कोरोना अस्पताल घोषित किए गए थे उनमें कोरोना और नॉन कोरोना के पेशेंट्स को देखा जाए। कोरोना की संख्या को कम करने के लिए जो मेकशिफ्ट अस्पताल है उन्हीं में कोरोना का इलाज हो और बाकी अस्पतालों के बेड्स को, वेंटिलेटर्स को और स्टाफ को मुक्त किया जाए कोरोना से, ताकि वो नॉर्मल बीमारियां जो है, हार्ट की, किडनी की, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए लोगों का इलाज करके बचा पाए। ये चरणबद्ध तरीके से ही होगा, डेटा से होगा और स्मार्ट डेटा एनालिसिस से ही हम बाकी बीमारियों के साथ कोरोना को भी हरा पाएंगे। क्या कोरोना की सेकंड वेव या एकदम से मरीजों की संख्या में वृद्धि की संभावना है और इसकी वजह से दिल्ली सरकार अपने अध्यादेश वापस नहीं ले रही, जिसके तहत कोविड-19 बेड रिजर्व रखे गए हैं? अगर हम पूरे विश्व का डेटा देखें तो अभी तक सेकेंड वेव की बात पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का यूज करते हैं तो यह अनलाइकली है कि नंबर्स अचानक से बढ़ेंगे। और अगर नंबर बढ़ते भी हैं तो आपके पास इतना समय रहेगा, क्योंकि अब आपके पास बेड की वृद्धि हो चुकी है। यही एक समय है जहां पे 1200-1300 अंक रोज आ रहा है, सीवियरिटी घटती जा रही है, हॉस्पिटलाइजेशन घटता जा रहा है। अब जरूरत है आईसीयू के बेड्स को फ्री करके नॉर्मल प्रक्रिया से जो लोग सीओपीडी, जो मलेरिया, डेंगू, कैंसर से ग्रसित होने वाले हैं या हो रहे हैं, उनका इलाज सुचारू रूप से हो। हम ये जानते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा का अभाव है, हम ये नहीं जानते कि कितने लोग कैंसर से उनकी मृत्यु हो चुकी होगी, क्योंकि एम्स और टाटा मेमोरियल अप्रैल और मई के महीने में बंद थे। अब हमारे को इन सबको मद्देनजर रखते हुए कैंसर की सर्विसेज को और बाकी बीमारी की सर्विसेज को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर नंबर बढ़ते भी हैं तो अब बेड्स हैं, मेकशिफ्ट बेड्स हैं जिसमें इलाज हो सकता है, बट उन मेकशिफ्ट बेड्स पे कैंसर, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट का इलाज नहीं हो सकता। तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि अब चरणबद्ध तरीके से
डेटा एनालिसिस करते हुए हमारे को सुचारू रूप से चलने के लिए बाकी बीमारियों पे भी ध्यान देना आवश्यक है। जैसे देख रहे हैं कि रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर के दोनों के रिजल्ट में अंतर है, तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे? एंटीजन टेस्ट और पीसीआर दोनों अलग अलग टेक्निक से किया जाता है। पीसीआर में 6 घंटे लगते हैं, लेबर इंटेंसिव है और कॉस्टली टेस्ट है, बट ये टेस्ट भी 70 से 80% लोगों को ही बताता है कि आप पॉजिटिव हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हैं, पर 20% लोगों को वो फिर भी मिस कर जाता है, जो हो सकता है कोरोना से ग्रसित हो। एंटीजन टेस्ट सिर्फ 30% लोगों को बताता है कि आप पॉजिटिव हैं और उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही है। अगर वो आप नेगेटिव हैं, आपको सिम्टम है, कंटेनमेंट जोन से हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो अगर आपको रूल आउट करना है कि कोरोना नहीं है तो आपको पीसीआर टेस्ट ही बताएगा। एंटीजन टेस्ट ये नहीं बता सकता नेगेटिव आदमी में कि वो ट्रू नेगेटिव है। इसीलिए जब हम बड़ी स्टडीज करते हैं या हम लोगों में मासेस में टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव की वैल्यू है, नेगेटिव की वैल्यू नहीं है। अगर नेगेटिव है, उसको प्रूफ करने के लिए कि वो ट्रू नेगेटिव है या उसमें बीमारी नहीं है, तो उसे पीसीआर ही करना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिस भी जगह पे मास स्क्रीनिंग हो रही है, इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, नहीं तो हम बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक लोगों को मिस कर जाएंगे। सर, क्या समय आ गया है कि जब कोविड-19 के लिए रिजर्व बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर को अन्य बीमारियों के मरीजों के लिए भी चरणबद्ध तरीके से किया जाए? हम ये जानते हैं हर मॉनसून में मलेरिया और डेंगू दिल्ली वालों पे और एनसीआर में बहुत बड़ा वार करता है। कोरोना के युग में मलेरिया और डेंगू बहुत बड़ी आपदा बन के आ सकता है, इस बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं और एजेंसीज को अभी तक सूचित करते आ रहे हैं। जो बेड्स बनाए गए हैं, ये कहना बिल्कुल असंभव है और बिल्कुल गलत है कि जो अभी तक बेड्स बनाए गए हैं, भले ही वो दिल्ली में किसी आश्रम में बनाए गए हो या बैंक्वेट हॉल में बनाए गए हो, उनको हम डेंगू और मलेरिया के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन लोगों को कोविड से ज्यादा परेशानियां होती हैं। मलेरिया कॉम्प्लेक्स मलेरिया भी आता है, डेंगू भी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ में आता है, जिसमें अस्पतालों की आवश्यकता है। अब जरूरत है कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको एक मेकशिफ्ट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और मलेरिया और डेंगू के लिए अस्पतालों को खाली रख के मरीजों के लिए वेंटिलेटर प्लस बेड प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। उससे ज्यादा जरूरी है कि प्लेटलेट की दोहरी मार ना पड़े कि प्लेटलेट बहुत ज्यादा रुपए में बिके और प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ने पे उसकी पूर्ति ना हो। तो जरूरत इस बात की भी है कि हम प्लेटलेट की आपूर्ति को पूरा करने के लिए अभी योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाएं। जरूरत इस बात की भी है कि ये जो कोविड अस्पताल है, इन अस्पतालों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो डॉक्टर्स नहीं है जो मलेरिया और डेंगू जैसे कॉम्प्लेक्स बीमारियों के लिए आवश्यकता होती है। जैसे कोरोना में सर खून मोटा होता है जबकि डेंगू में पतला। अब जब दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के मरीज भी मिलने लगे हैं, तो क्या महामारी की मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हमें? ये जो दोहरी मार दिल्ली और एनसीआर में होने वाली है, जिसमें मलेरिया, डेंगू और कोरोना का कॉकटेल बनेगा, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि मृत्यु का क्या हश्र होगा। हम ये जानते हैं जैसे जैसे कोमॉर्बिडिटीज बढ़ती हैं या जिस भी प्रकार से इम्यूनिटी डाउन जाती है या कोई और बीमारी प्री एग्जिस्टिंग होती है, कोरोना से मृत्यु दर एकदम से शॉर्ट अप होती है। तो ये बात तो पक्की है कि हमें प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट होना पड़ेगा कि डेंगू मलेरिया से कोरोना के साथ में मृत्यु दर बढ़ सकती है, क्योंकि सिम्टम्स भी सेम होते हैं, कुछ साइंस भी सेम होते हैं। और ये कह देना कि कोरोना में खून गाढ़ा होता है, वो बहुत एक छोटा सा प्रतिशत लोगों में गाढ़ा होता है। अदर देन दैट लंग्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। पर डेंगू मलेरिया के साथ में खून का कम होना और मल्टी ऑर्गन सिस्टम का इन्वॉल्व होना कोरोना से बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ये भयानक स्थिति ना आए, इसीलिए सरकारों को सचेत होना पड़ेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को सचेत होना पड़ेगा कि ऐसा कॉकटेल ना बने जिससे मृत्यु दर जो 2.73 की है वो बढ़ के 20 या 30% की हो जाए। तो हमारे को बचाना भी है, डेंगू के मच्छर को पलने से बचाना है, लोगों को जागरूक करना है और अपनी हेल्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करना है कि अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं तो हम उनसे लोगों को बचाने में सक्षम हो।